सबसे बड़ा झूठ जो बैंक्स के द्वारा हमें बोला जाता है वो है मनी ग्रोज इन योर बैंक अकाउंट। लेकिन सच्चाई ये है, जिससे आप भी एग्री करेंगे, कि पैसा बढ़ता तो है हमारे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट की वजह से, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बढ़ पाती। रियल टर्म्स में इन्फ्लेशन की वजह से अपने पैसों को बैंक में रखना पैसों को आग लगाने जैसा है। अब कैश की वैल्यू कम हो रही है, इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में अभी 10,000 रुपए पड़े हुए हैं और आप सोचो कि आपने वो पैसे ऐसे ही रखे हुए हैं और आप उन पैसों को भी यूज नहीं कर रहे। अब इससे होगा ये कि हर साल एक आदमी आएगा और उन 10,000 में से 500 रुपए निकाल लेगा। तो अब आपको कैसा लगेगा? अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? पहले अगर सच कहूँ तो ऐसा ही हो रहा है। इन्फ्लेशन की वजह से दिन ब दिन आपके पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है भाई, हमें ये सब समझ में आ गया, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे बीट करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जवाब है कि इसके लिए आपको अलग अलग एसेट्स पर फोकस करना होगा और नए नए एसेट्स बिल्ड करने होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूँ जो आपके इस वेल्थ इरोजन को खत्म करके आपको आपकी वेल्थ बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, गोल्ड्स मनी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। अब ये चीज कई सारे लोगों को अजीब लगेगी कि क्यों गोल्ड और सिल्वर कैश से बेटर है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया से बाहर जाता हूँ और अगर मैं किसी को इंडियन रुपीस देने की कोशिश करूंगा तो कोई भी उसे नहीं लेगा, लेकिन वहां पर अगर मैं उसी इंसान को गोल्ड देने की कोशिश करूंगा तो वो उसे खुशी खुशी ले लेगा। इसीलिए गोल्ड को गॉड्स ओन करेंसी कहा जाता है। इसीलिए हमारे इंडिया के पास भी बहुत सारा गोल्ड रिजर्व है जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल रखता है, क्योंकि गोल्ड ना सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करता है बल्कि अच्छे रिटर्न्स भी देता है। इसीलिए 100 साल पहले भी गोल्ड यूज होता था, आज भी होता है और 100 साल बाद भी होता रहेगा। क्योंकि सेकंड रीजन ये है कि उसके अंदर यूटिलिटी भी है। फिएट करेंसी लेन देन के लिए ठीक है, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते, या इसके अलावा आप उसके लिए कोई प्रैक्टिकल यूसेज नहीं ला सकते। लेकिन गोल्ड और सिल्वर इतने प्रीशियस मेटल है कि इनका यूज हर जगह होता है, जैसे ज्वेलरीज बनाने के लिए, कई सारे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने के लिए, और भी अलग अलग जगह इसका यूज होता है, यानी यूटिलिटी भी है अपार्ट फ्रॉम हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू। और तीसरा रीजन है कि कई सारी गवर्नमेंट भी इसका यूज एज अ हेज की तरह करती है, जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने के लिए। और इसके लिए आप नोटिस करना कि जो बड़ी बड़ी स्मार्ट कंट्रीज हैं वो अपने गोल्ड्स के रिजर्व को बढ़ा रही हैं और बहुत सारे गोल्ड को इंपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि एक चीज उन्हें भी पता है कि ये जो करेंसीज की वैल्यू है ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होती जा रही है और हम इन्हीं पर डिपेंड नहीं रह सकते। एक बहुत ही छोटी प्रॉब्लम से ही करेंसीज की वैल्यू घटने लग जाती है, जबकि गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू मेंटेन रखता है और ये चीज वो हजारों सालों से करता आ रहा है। इसीलिए एक माइक मेलोनी नाम के ऑथर भी गोल्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। इसके बाद अगला एसेट है सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया ने न जाने आज कितने ही सारे लोगों की लाइफ चेंज करके रख दी है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो बीबी की वाइन्स, कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी, रणवीर अलाबादिया, हिमेश मदान, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने खुद के और खुद की स्किल्स के बदौलत आज इन्होंने अपना एक ब्रांड बिल्ड कर लिया है। और सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करने से आप सिर्फ एक या दो तरीके से नहीं बल्कि कई तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। अगर हम बाकी सोशल मीडिया ऐप को छोड़कर अगर यूट्यूब की ही बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे गूगल एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट्स, रेफरल, और भी ऐसे कई तरीके हैं यूट्यूब से ही मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड करने के। अब यहाँ पर आप कहोगे कि भाई यहाँ पर अच्छा पैसा कमाने के लिए तो हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, तभी तो हम इतना पैसा कमा पाएंगे। लेकिन एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि आपको यहाँ पर शुरू में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ 1000 ट्रू फैंस भी हैं जिनको आप अच्छा कंटेंट डालकर या फिर किसी भी तरह से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो और उनकी कोई फ्यूचर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आप 1000 रुपए भी चार्ज करते हो तो सिर्फ आप इतना करके भी 10 लाख रुपए कमा सकते हो। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये 10 लाख रुपए कमाने के लिए आपके पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। चाहे तो आप साल में एक बार प्रोडक्ट बेच के या 6 महीने में एक बार प्रोडक्ट बेच के या 1 महीने में भी बेच के वो जो 10 लाख रुपए हैं उसे आप रिकरिंग भी बना सकते हो। मतलब आप करोड़ों तक भी कमा सकते हो अगर आप सिर्फ 1000 लोगों को भी जेन्युइनली सर्व करते हो तो। इसलिए ये भी काफी अच्छा एसेट हो सकता है जिसने फाइनेंशियली मुझे भी काफी हेल्प की है। इसके बाद अगला एसेट है लिमिटेड एडिशन वॉच, शूज, बुक्स। अब देखो, मुझे ये पता है कि मैंने खुद कई सारे वीडियोस में बोला है कि वॉचेस, शूज और भी इस तरह की कई सारी चीजें आपके लिए एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी जेब में पैसे डाल नहीं रही हैं बल्कि पैसे निकाल रही हैं। अब देखो, ये जो बात है ये 99.99% लोगों के लिए एकदम करेक्ट है।
लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट लोग होते हैं जो इन चीजों से भी काफी अच्छा पैसा कमाते हैं, इन्हें एज एसेट्स बनाकर। आपको पता है ये कौन से शूज है? ये 2011 के नाइक मैक्स स्नीकर्स हैं, लिमिटेड एडिशन प्लूटोनियम केस रिलीज, जो जब लॉन्च हुए थे तो इनकी प्राइस थी अराउंड $179। लेकिन जब इसी चीज को रीसेल मार्केट में बेचा गया तो इसकी कॉस्ट बेच के हो गई $9,900, जो कि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5,530% का ग्रोथ है इन वैल्यू। मेरे जिम में एक लड़का आता है जिसको शूज का काफी क्रेज है और वो खुद भी ये चीज बताता है कि वो कई बार रात रात जागता है जब कोई नया शूज लिमिटेड एडिशन हो और रात रात भर जागकर उसे खरीदता है और बाद में उसे बेचता भी है रीसेल मार्केट में। और यही चीज कई अलग अलग एसेट्स के लिए भी हो सकती है, जैसे कि बुक्स। कमेंट करके बताओ कि और भी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे रीसेल करके लोग पैसा कमाते हैं। इसके बाद फोर्थ एसेट है रियल एस्टेट। जब भी बात रियल एस्टेट की आती है तो मैक्सिमम लोग इसे काफी हल्के में लेते हैं, क्योंकि जमीन खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए काफी नॉर्मल साउंड करता है, इसीलिए वो इसे इग्नोर करके बाकी फैंसी एसेट्स ढूंढते हैं। लेकिन आज के टाइम में जितने भी एसेट हैं उसमें जमीन खरीदना सबसे टॉप पर है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, फिर चाहे मार्केट इंक्रीज हो रही हो या फिर डिक्रीज हो रही हो या फिर इन्फ्लेशन ही क्यों ना बढ़ रहा हो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हर इंसान को एक अच्छा घर चाहिए रहने के लिए, इसलिए जब तक इंसान है घरों की डिमांड भी रहेगी ही रहेगी। और शायद आपको ये चीज पता ना हो कि जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा कैश में नहीं रखते हैं बल्कि प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। आपने सुना होगा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेस ओनर्स भी कैश में पैसा नहीं रखते हैं बल्कि रियल एस्टेट में रखते हैं, क्योंकि इससे उनको रेंट भी आता रहता है और इसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है, अनलाइक कैश जिसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन अगर आपके पास इतना फंड नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है रीट्स, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसे समझने के लिए मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना था, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना फंड नहीं था कि मैं अकेला किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाऊं, तो फिर मैं अपने दोस्तों के पास गया और मैंने उन्हें कन्विंस किया कि वो भी मेरे साथ मिलके किसी एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। और उसके बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। अब जितना भी उस प्रॉपर्टी से एक साल में प्रॉफिट होता है वो हम आपस में बांट लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही रीट्स भी वर्क करते हैं, जहाँ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स मिलके किसी एक कंपनी को पैसा देते हैं, जिससे वो कंपनी उनके बिहाफ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, उसमें सब कुछ मैनेज करती है और उससे मिलने वाले रिटर्न्स को रिस्पेक्टिवली सारे इन्वेस्टर्स में बांट देती है। और दूसरा तरीका जिससे रीट इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है वो वही है प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से कंबाइंड आपको 10 से 12% तक के रिटर्न्स मिलते हैं। इसके बाद अगला और लास्ट एसेट है स्टॉक मार्केट। अब ये चीजें आपको सुनने में काफी अच्छी लगती होगी कि किसी ने इतने सालों पहले इतना पैसा इन्वेस्ट किया और आज उसकी वेल्थ करोड़ों में है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना और ये पता करना कि कौन सी कंपनी आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स देगी, ये बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन मैंने देखा है कई सारी बुक्स पढ़ के, जैसे सबसे पहली बुक है लर्न टू अर्न, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, बीटिंग द स्ट्रीट, और चौथी बुक है लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। पहली 3 बुक्स हमें सिखाती है कि किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें जो सबसे रिस्की हो सकता है, और जो चौथी बुक है वो हमें सिखाती है कि हमें इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा डर क्या होता है कि यार यहाँ पर पैसे डालेंगे तो पैसे कहीं डूब ना जाए। लेकिन अगर आपको इस पैसे खोने के डर को मिनिमम से मिनिमम रखना है तो बेस्ट यही है कि आप पैसों को इंडेक्स फंड में लगा दो। और यही चीज मैं खुद भी करता हूँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक स्टॉक या एक कंपनी की बात करें तो कंपनी की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है या कंपनी डूब भी सकती है। लेकिन जब हम निफ्टी 50 या फिर ऐसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं देश के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी कंपनी रहेगी ही जो निफ्टी 50 में अच्छे से परफॉर्म करेगी, जिसकी वजह से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ती रहेगी। प्लस इंडेक्स फंड में ज्यादा चार्जेस भी नहीं होते हैं, इसलिए ओवर द टाइम इससे कंपाउंडिंग की वजह से काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं।